तो दोस्तों अगर आज मार्केट की बात करें तो मार्केट आज हरे निशान के साथ बंद हुआ है। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो हल्की हल्की सी तेजी हमें देखने को मिली है, पर ज्यादा तेजी नहीं है। और स्पेशली बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था आज की तारीख में। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, और जिन जिन के भी पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स थे उनके पोर्टफोलियो आज रेड हो गए। मतलब काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है वो अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन पर बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी, जिसके अंदर सबसे पहला शेयर है वोडाफोन आइडिया का शेयर, दूसरा शेयर है ट्राइडेंट का, और तीसरा है IRFC, और चौथा है हर्षा इंजीनियर्स का शेयर। तो सारे शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन शेयरों पर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, और उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट जिसके भी खुलवाना है तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर काफी ज्यादा ऐसी न्यूज फैल रही है कि वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है वो क्या बंद हो सकती है, क्योंकि कंपनी पर काफी टाइम से देखें तो फाइनेंशियल दबाव चल रहा है। मतलब कंपनी जो है फाइनेंशियली काफी वीक चल रही है काफी टाइम से। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट भी देखें तो रेवेन्यू हर साल घट रहा है और लगातार ये कंपनी जो है लॉस जनरेट कर रही है, जिसके कारण बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है वोडाफोन के शेयर के ऊपर। और वोडाफोन के शेयर के ऊपर अगर 5 सालों से देखें तो लगातार गिरावट जारी है, और आज भी वोडाफोन के शेयर के अंदर गिरावट जारी रही। और उसके अलावा जो अगले लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भी वोडाफोन आइडिया के शेयर पर काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है और कंपनी पर दबाव बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है? क्योंकि अभी सारी टेलीकॉम कंपनीज को देखें तो सारी टेलीकॉम कंपनी जो है जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये क्या है कि अभी अपने टैरिफ प्लान जो है बढ़ाने वाली है। मतलब अपने जो रिचार्जेस के प्राइस है वो बढ़ाने वाली है। ये जो रिचार्ज है हमारे डाटा प्लान है ये सारे महंगे होने वाले हैं, तो ये अभी बढ़ा नहीं रहे हैं, इसको पॉज करके रखा हुआ है। मतलब जो टैरिफ प्लान बढ़ाने वाले हैं इसको पॉज इसीलिए करके रखा है क्योंकि अभी नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन की अनिश्चितता के कारण क्या कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज है इन्होंने अभी होल्ड पर रख रखा है अपने जो टैरिफ प्लान बढ़ाने वाले हैं उसको। तो अगर टैरिफ प्लान के अंदर इंक्रीमेंट होता है तो वोडाफोन आइडिया के अंदर थोड़ा बहुत कैश फ्लो आ सकता है, मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है थोड़ा बढ़ सकता है, और बाकी सारी कंपनियों का भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बढ़ सकता है। और अगर देखा जाए तो एयरटेल और जियो काफी बड़ी कंपनी, काफी दिग्गज कंपनियां हैं, इन पर इतना दबाव नहीं रहेगा क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा कैश फ्लो है। पर अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया पहले से ही फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक चल रही है। इसके ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का डेप्ट ऑलरेडी है, और उसके पास कैश फ्लो भी बहुत ज्यादा नहीं है, जिसके कारण कि ऑलरेडी दबाव झेल रही है। उसके बाद क्या है कि अभी ये टैरिफ प्लान के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होता है तो इसके अंदर कैश फ्लो की कमी आ सकती है। और अभी कोटक सिक्योरिटीज का भी कहना है कि आने वाले 1 साल के अंदर करीबन 5500 करोड़ रुपए के कैश फ्लो की कमी आ सकती है वोडाफोन आइडिया की कंपनी के अंदर। मतलब इतना ज्यादा कैश फ्लो जो है आने वाले 1 साल के अंदर घट सकता है। तो डेब्ट तो है ही, उधारी तो है ही इसके ऊपर पहले से ही, और कैश फ्लो भी लगातार कम होता जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि ऐसे कयास लगाते जा रहे हैं कि ये अपना डेब्ट जो है, मतलब उधारी जो है टाइम पर नहीं चुका पाई तो हो सकता है ये कंपनी बंद भी हो सकती है। अब ये बंद हो या नहीं हो ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर अभी ऐसी न्यूज मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फैल रही है। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो पिछले 4 सालों से लगातार अपने रेवेन्यू के अंदर इसकी गिरावट हो रही है और लगातार ये लॉस जनरेट कर रही है। उसके अलावा अभी FY23 की भी बात करें तो FY23 में रेवेन्यू के अंदर थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिली है, पर लगातार लॉस है, जिसके कारण क्या है कि शेयर भी वापस रिकवरी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जियो के आने के बाद लगातार क्या है कि वोडाफोन आइडिया ने अपना जो मार्केट शेयर है वो गंवाया है। हालांकि एयरटेल इसको टक्कर दे रहा है जियो को, पर वोडाफोन आइडिया की जो हालत है वो काफी खराब है। तो इतनी ज्यादा फाइनेंशियली वीक होने के कारण क्या है कि जो वोडाफोन का शेयर है आगे ज्यादा जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अगर इतने कमजोर फाइनेंशियल रहे तो ये ग्रोथ कर भी पाएगा। और बाकी दोस्तों खरीदने और बेचने की कोई भी सलाह नहीं है आपको। कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। फिर दोस्तों दूसरी क्वेरी आ रही है ट्राइडेंट के शेयर के ऊपर। ट्राइडेंट ने बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के दिए, इतना जबरदस्त ये शेयर है, पर अभी देखा जाए तो लगातार इस शेयर के अंदर 1 साल से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसका कारण क्या है? तो ट्राइडेंट के शेयर के ऊपर मैं पहले से ही काफी बार बात कर चुका हूं, इसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस भी बना चुका हूं और काफी ज्यादा हम रिटर्न भी ले चुके हैं। मतलब 14 रुपए के अंदर मैंने आपको बताया था शेयर 70 रुपए तक गया था, 5 गुना तक हम रिटर्न भी बना चुके हैं। ये कंपनी जो है यार्न मैन्युफैक्चर करती है, टेरी टॉवल मैन्युफैक्चर करती है, होम टेक्सटाइल के अंदर जो बेडशीट है, पिलो कवर्स है, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, और ये वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट टेरी टॉवल मैन्युफैक्चरर है। ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड जो पेपर बनाते हैं उसके अंदर भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। और ये होम टेक्सटाइल मतलब ये बेडशीट है, पिलो कवर है, पर्दे हैं, इसके अंदर ये 2nd नंबर आती है इंडिया के अंदर।
और यार्न, ये मतलब जो धागा मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर तीसरे नंबर की कंपनी है इंडिया के अंदर। तो कंपनी काफी बढ़िया है। फाइनेंशियली भी देखे तो फाइनेंशियली रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ है। इसके ऊपर डेप्ट है 1180 करोड़ रुपए का, पर इसका ईयरली प्रॉफिट देखें 860 करोड़ रुपए का। तो डेप्ट इतना ज्यादा नजर नहीं आता, मतलब इतनी कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं जो उसके ऊपर उधारी है। हालांकि ये डेप्ट जो है धीरे धीरे करके चुका रही है, पर इतनी ज्यादा डेप्ट कोई कंसर्न नहीं है। तो गिरावट क्यों हो रही है? तो अगर देखा जाए, अगर इसके चार्ट पैटर्न को अगर आप देखिए, ज्यादा नहीं तो 5 साल पुराना भी चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं, तो 2018 से लेकर 2020 तक इस शेयर ने कोई भी खास रिटर्न बना के नहीं दिया। मतलब अगर देखा जाए तो 3-4 साल तक कोई भी खास रिटर्न बना के ही नहीं दिया है। और मैक्सिमम भी चार्ट इसका अगर देखें तो मैक्सिमम भी अगर देखा जाए तो 8-10 साल तक कोई भी खास रिटर्न नहीं है। पर 2020 के बाद देखिए, 2020 के बाद जो शेयर जिनके पास भी ये पड़ा था, किसी ने 1 रुपए, किसी ने 2 रुपए में लिया था, किसी ने 7 रुपए में, किसी ने 14 रुपए में, तो 10-10 गुना तक के रिटर्न हो गए सिर्फ 1 साल के अंदर ही। तो मतलब इसको कहते हैं पेशेंस। मतलब काफी अच्छे शेयर होते हैं, उसके अंदर पेशेंस बना के रखना पड़ता है। और देखिए, कोई भी शेयर के अंदर अगर आप एंट्री बनाए तो उस शेयर के अंदर जो तेजी दिख रही है उसको देख के एंट्री आप नहीं बनाएंगे। उसके अंदर देखिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है, और इसके अलावा उसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी देखिए, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कैसी ग्रोथ कर रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या है कि आप पेशेंस बना के रख पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि शेयर के अंदर तेजी है, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, तो अगर आप, काफी लोगों ने क्या है कि 70 रुपए के आसपास शेयर के अंदर अगर एंट्री बनाई है, मतलब हाई लेवल पर एंट्री बनाई है, तो उनको तो लगेगा ये शेयर जो है बहुत ही बकवास है। पर ऐसा नहीं है। कोई भी शेयर के अंदर एंट्री बनानी है तो हमें सारी चीजें, बिजनेस उसका देखना है कि फ्यूचर कैसा रहेगा, तो इसीलिए हम पेशेंस बना के रख पाएंगे। और देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी शेयर हाई बनाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। उसके बाद मार्केट कंडीशन भी अगर आप अभी देखें तो मार्केट कंडीशन पिछले 1 से 1.5 साल से ऐसी ही चल रही है, क्योंकि ऐसी बढ़िया तेजी दी है कोविड के बाद। तो अब मार्केट जो है लगातार ऊपर ही नहीं चढ़ेगा, थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, स्थिर भी होगा। तो मार्केट क्या है कि लगातार ऊपर नहीं चलता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको पता ही है। और इस शेयर ने भी इतना बम्पर रिटर्न बना के दे दिया, मतलब लोगों के पैसे जो है 10 गुना तक कर दिए। 1 लाख जिसने लगाए थे उसके 10 लाख तक हो गए हैं। तो अब क्या है कि लगातार ऐसा तो होगा नहीं, अब 10 लाख के करोड़ हो जाएंगे, करोड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अब क्या है कि वापस प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, थोड़ी स्थिरता आएगी, वापस उसके बाद अपना बेस बनाएगा। बेस बनाने के बाद क्या है कि वापस हमें तेजी भी देखने को मिलेगी। तो बस मेरा तो यही कहना है कि कंपनी का बिजनेस देख के हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ओवरऑल कंपनी के अंदर कोई भी खास कमी नजर नहीं आ रही है। और अभी पीई वाइज भी देखें तो पीई वाइज अभी बहुत ज्यादा फेयर वैल्यूएशन पर ये कंपनी आ गई है। हो सकता है इसके बाद हमें रिवर्सल भी देखने को मिले। फिर दोस्तों जो शेयर है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, काफी बढ़िया शेयर है। इसका रेवेन्यू प्रॉफिट अगर देखें तो साल दर साल इसके अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। मुझे पर्सनली ये कंपनी काफी ज्यादा पसंद आती है, पर गवर्नमेंट सेक्टर होने के कारण क्या है कि ये कंपनी जो है इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पा रही है। पर अभी देखा जाए तो पिछले 1 महीने से अगर देखें, पिछले 1-2 महीनों में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। 19 रुपए से लेकर ये सीधा 37 रुपए के आसपास शेयर गया है, मतलब बढ़िया रिटर्न बना के दिया है इस शेयर ने अभी। और काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की, मतलब इस शेयर का जो प्राइस 37 रुपए गया था तब काफी लोगों ने इसको सेल भी किया है। कंपनी के अंदर ये कमी है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर से लोग क्या है कि डरते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग भी ज्यादा है, 87% की प्रमोटर की होल्डिंग है। तो मुझे लगता है थोड़ी प्रमोटर की होल्डिंग भी अगर कम कर दे तो शेयर का जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा और ट्रेडिंग भी बढ़ेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल्स देखिए तो फाइनेंशियल शानदार है, मतलब लगातार हर साल इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर देखिए तो लगभग 30% जैसी ग्रोथ है हर साल, और प्रॉफिट के अंदर लगभग 35 से 40% हर साल की ग्रोथ है। बाकी ओवरऑल कंपनी शानदार है, मल्टी बैगर कंपनी है। बाकी खरीदने और बेचने की कोई भी सलाह नहीं है, कोई भी डिसीजन लें अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। और इस शेयर के अंदर भी अगर आप देखिए, जब से इसका IPO आया तो 2 साल तक तो कोई भी खास रिटर्न बना के नहीं दिया, पर अभी देखा जाए पिछले 1-2 महीनों से 19 रुपए से सीधा 37 रुपए चला गया, मतलब एक ही महीने के अंदर पैसे डबल कर दिए। तो क्या है कि पेशेंस होता है, मतलब अच्छे शेयरों के अंदर हमें पेशेंस बना के रखना पड़ता है, यही अच्छे इन्वेस्टर्स की निशानी होती है। दोस्तों हर्षा इंजीनियर्स पर बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है। हर्षा इंजीनियर्स का जब IPO आया था तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए थे इसने, उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई और इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई। पर ओवरऑल अगर आप सारे शेयरों को देखें, बड़े से बड़े शेयरों के देखें, रिलायंस को भी देख लें, अगर मार्केट को भी देख लें, तो मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद लगातार गिरावट जारी, मतलब अब वापस वैसी तेजी अभी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि अभी मार्केट जो है स्टेबल बना हुआ है, मतलब ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही। मुझे लगता है ये इलेक्शन तक ऐसी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी, मतलब ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा पर्सनली मेरा सोचना है। तो इसने IPO से बढ़िया रिटर्न बना के दिए। बियरिंग केजेस ये मैन्युफैक्चर करती है, और बियरिंग केजेस के अंदर इसका इंडिया के अंदर जो मार्केट शेयर है, मतलब जो प्रिसीजन बियरिंग केजेस के अंदर 50 से 60% का, मतलब लीडिंग कंपनी है बियरिंग केजेस के अंदर। बियरिंग जो आते हैं उसके ऊपर केजेस होते हैं,
वो ये मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी जो काम कर रही है काफी बढ़िया और डिमांडिंग काम है। फाइनेंशियली देखिए तो फाइनेंशियली काफी अच्छी कंपनी है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी, मतलब उधार मुक्त ऑलमोस्ट कंपनी है। तो हर्षा इंजीनियर्स में भी ओवरऑल कोई ज्यादा कमी नजर नहीं आ रही है और आज हर्षा इंजीनियर्स के शेयर के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिली है। तो बस मेरा यही कहना है, कोई भी शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसका बिजनेस देख के इन्वेस्ट करें, अपना टारगेट बनाएं, में शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी शेयर को लेते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर कभी चढ़ते हुए मत लें, मतलब ओवर वैल्यूड जब हो जाता है शेयर तब मत लें। तब क्या, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तब शेयर के अंदर गिरावट आती है, भारी गिरावट आती है, तब उस शेयर के अंदर एंट्री बनाएं। जैसे भी ट्राइडेंट शेयर के अंदर गिरावट आई हुई है, IRFC के शेयर के अंदर गिरावट हुई हुई है, तो ऐसे शेयर जब गिरते हैं तब क्या है कि उस शेयरों के अंदर हमें एंट्री बनानी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आप एंट्री बनाते हैं तो उसका बिजनेस देखिए, उसके फाइनेंशियल देखिए कि कैसा बिजनेस करती है, इसका फ्यूचर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स देखिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके, मुझे लगता है कभी भी नुकसान नहीं होगा और आप पेशेंस भी रख पाएंगे। मतलब अगर गिरावट भी होती है तो आप घबराएंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और जिनके पास भी शेयर हैं उनके लिए भी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन कौन से शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे शेयरों का क्या है कि एक साथ डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।